साथियों नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी के जनरल स्टडीज की तैयारी बिल्कुल मस्त चल रही होगी। तो भैया आप जानते हैं हम शाम को 7 बजे आपकी जनरल स्टडीज के इस क्लास के माध्यम से आपके टीजीटी पीजीटी का जो सिलेबस आया हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कलेक्शन को लेकर के आते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सेहत आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो इनकी PDF आपको मिल जाए और जो है अभी शाम को टेस्ट भी हो रहा है उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर पाए तो आप हमारा जो है IFL लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसको डाउनलोड करके आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आइए भैया यहाँ पर शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। ये देखो भैया, संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? ये है आपके करंट अफेयर का क्वेश्चन। जी हाँ, अब आपको 24-25 लग रहा होगा तो लग रहा होगा कि यार 2024-25 का करंट अफेयर की क्या ज़रूरत है। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि अभी आपने देखा आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम जो हुआ था जिसमें शिक्षा सेवा चयन आयोग ने ही कराया था, उसमें 2 साल से पुराने जो करंट अफेयर थे उनको भी ध्यान में रख करके पूछा गया था सवाल। तो इसलिए हम आपके लिए इन क्वेश्चन को भी आपके लिए शामिल कर रहे हैं। ध्यान समझिएगा मेरे भाई, आपके लिए हम चुनिंदा क्वेश्चन ही लेकर के आएंगे। करंट अफेयर में जो सुबह की क्लास चलते उसमें तो लेकर आए ही हैं, लेकिन ये चूंकि प्रैक्टिस है इसके लिए भी हम यहाँ पर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस लेकर आते रहेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखें। सही विकल्प है भैया पश्चिम बंगाल। अगर हम बात करें 78वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जो कि संतोष ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है, 2024-25 का खिताब पश्चिम बंगाल ने किसको हराया था? केरल को हरा करके। केरल को हरा करके ये चुनाव जीता था, मतलब ये जो है खिताब जीता था। पश्चिम बंगाल ने रिकॉर्ड 33वीं बार, कितनी? 33 बार, जी हाँ, ये खिताब अपने नाम किया है। इस टूर्नामेंट में शीर्ष गोल स्कोरर की अगर हम बात करें तो 12 गोल थे। किसके? पश्चिम बंगाल के रोबी हंसदा के। ठीक है, रोबी हंसदा के। ठीक है, चलो भाई आगे देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सत साहिस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज नोन एज सत साहिस्त्री संहिता? बृहद संहिता, महाभारत, रामायण, मनुस्मृति। तो हम सब जानते हैं बहुत सरल है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। पता हो आंसर कमेंट करते रहा करें, ना पता हो मेरे बताने की बात करें, लेकिन कमेंट जरूर करें। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है तो वो है आपका महाभारत। हाँ, हम बात करें तो महाभारत को जो है सत साहिस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें रामायण की रचना के तो ये किसने किया है? वाल्मीकि ने की है। और मनुस्मृति को किसने लिखा है? इस मनु ने लिखा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की जैविक घड़ी यानी बायोलॉजिकल क्लॉक को नियंत्रित करती है? एड्रेनालिन, मेलाटोनिन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन। आपके सिलेबस में बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट शामिल हैं। ठीक है, उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो है आपका सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, तो इसलिए आप इसको जरूर देखें। यहाँ पर जो सही विकल्प है तो वो है मेलाटोनिन। हम आपके लिए बहुत चुनिंदा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के कलेक्शन को लेकर आ रहे हैं और आगे आने वाले समय में बहुत जल्द हम आपको स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से बहुत जल्द आपसे रूबरू भी होने वाले हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर मेलाटोनिन के स्राव का तो ये मस्तिष्क की जो है पिनियल ग्रंथ में होता है। यह नींद जागरण चक्र को नियंत्रित करता है। इसका स्राव मुख्यतः जो है अंधकार में बढ़ता है तथा प्रकाश में कम हो जाता है। इसे जो है नींद हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नींद हार्मोन कहा जाता है। ठीक है भैया, चलो आगे देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता है? ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया। देखो यहाँ पर आपको बताना भाई सही विकल्प है आपका शेख निजामुद्दीन औलिया। हाँ, सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही कहलाते थे। ठीक है, बाबा फरीद के शिष्य ख्वाजा मोइनुद्दीन औलिया ने औलिया नामक एक स्वतंत्र संप्रदाय बनाया जिसका केंद्र बदायूं था। कहाँ था? बदायूं था। ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। प्रसिद्ध फारसी कवि जो है अमीर खुसरो इनके शिष्य थे। ठीक है, चलो भाई आगे देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कैप्चा का उपयोग यह सत्यापित करने के लिए किया जाता है कि उपयोगकर्ता मानव है या नहीं। ठीक है, आप देखो इन कथनों पर आपको विचार करना है। कैप्चा का मुख्य उद्देश्य कंप्यूटर को वायरस से बचाना है। तो आप बताओ केवल 1, केवल 2, 1, 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। आपको आंसर करना है। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका केवल 1। जी हाँ, बात अगर हम करें कैप्चा का फुल फॉर्म के रूप तो कंप्यूटर और मानव को अलग पहचानने के लिए जो है पूर्णतः स्वचालित सार्वजनिक ट्यूटरिंग परीक्षण है कैप्चा। ठीक है, या इसका उपयोग वेबसाइटों को बॉट
स्पैम या स्वचालित हमलों से सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। लॉगिन, पंजीकरण और ऑनलाइन फॉर्म एवं भुगतान पोर्टल पर इसका व्यापक उपयोग होता है। आप सब जानते हैं, और इसमें टिक करना होता है आई एम नॉट अ रोबोट, ठीक है, इस तरीके से, जिससे कि मिसयूज ना हो। तो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन रहा, आपसे पूछा जाएगा तो आप ध्यान रखिएगा। कैप्चा यह पहचानने में भी सहायता करता है कि अनुरोध किसी वास्तविक व्यक्ति द्वारा किया गया है या किसी स्वचालित प्रोग्राम द्वारा। चलो भाई आगे देखो, यहाँ पर महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है क्वेश्चन, यहाँ पर द टाइटल ऑफ द पार्सियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत इज, क्या है पारसी अनुवाद जो महाभारत का हुआ उसका क्या शीर्षक? अनवर ए सुहेली, रज्मनामा, हस्त बहिस्त, आयार दानिश, ठीक है। तो ये आपके मिडुअल हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पर देखें सही विकल्प है रज्मनामा, ठीक है, रज्मनामा। महाभारत को रज्मनामा नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किया गया है। अकबर ने जो है अनुवाद विभाग में की एक स्थापना की थी और संस्कृत पुस्तकों का फारसी अनुवाद अबुल फजल फैजी के नेतृत्व में किया गया था। महाभारत का नाम रज्मनामा, और उसके बाद अनुवादक कौन थे? नकीब खां बदायूनी और मोहम्मद सैरी थे, ठीक है। रामायण का अनुवाद की हम बात करें तो कब हुआ था? 1589 में, ठीक है, 1589 में बदायूनी ने किया था। अनवर ए सुहेली पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। अनवर ए सुहेली क्या है? पंचतंत्र का, ठीक है। तो इतना आपको जानना चाहिए। चलो भाई आगे देखते हैं। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? जोनाथन डंकन, विलियम जोन्स, वारेन हेस्टिंग, चार्ल्स ग्रांट ने, ठीक है। चलो भाई आप देखो, यहाँ पर आपको बताना है सही विकल्प। सही विकल्प है भैया विलियम जोन्स। हाँ, अगर हम बात करें एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना का तो 15 जनवरी 1784 में, 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स द्वारा किया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें इस स्थान का तो कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। उद्देश्य था प्राच्य अध्ययन को बढ़ावा देना, और स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था, ठीक है। चलो भाई यहाँ पर देखिए ई लर्निंग, ठीक है, आपके सिलेबस का पार्ट है। ई लर्निंग एलएमएस का जो है पूर्ण रूप क्या है? तो एलएमएस का मतलब यहाँ पर आपको बताना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, लर्निंग मॉनिटरिंग सिस्टम सर्विस, लॉजिकल मैनेजमेंट सिस्टम, लर्निंग मीडिया सोर्स। तो बताओ भाई क्या है आपका यहाँ पर सही विकल्प? तो सही विकल्प है आपका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये आपका सही विकल्प है। लर्निंग यानी एलएमएस का पूर्ण रूप लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। यह ऑनलाइन शिक्षण, पाठ्यक्रम प्रबंधन, जो है असाइनमेंट, क्विज एवं मूल्यांकन के रूप के लिए जो है प्रयुक्त सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो गूगल क्लासरूम तथा कैनवास इसके प्रमुख उदाहरण है, ठीक है। तो डिजिटल शिक्षा में एलएमएस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से। चलो भाई रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था कब? 1913, 1920, 1922, 1936। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जानना चाहिए आपको। तो 17 इसमें आप देखें जो सही विकल्प है भैया वो है 1913। जी हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, और ये इनके लिए प्रमुख जो रचना थी वो गीतांजलि थी। कौन थी? गीतांजलि थी। और इनका जन्म की बात करें तो 7 मई 1861 जो कि कोलकाता में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम बात करें तो देवेंद्र नाथ टैगोर थे। माता का नाम बात करें तो शारदा देवी थी। कौन थी? शारदा देवी। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में गोरा जो कि उपन्यास था, गीतांजलि जो कि काव्य संग्रह था, ठीक है। चलो भाई आगे देख लेते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता, साम्यवादी राज्य, ठीक है। तो यहाँ पर देखें जो भैया सही विकल्प है वो है आपका साम्यवादी राज्य। हाँ, साम्यवादी राज्य भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। संविधान की प्रस्तावना व राज्य की नीति निषेध तत्व से कल्याणकारी राज्य की अवधारणा स्पष्ट है। प्रस्तावना में अगर हम बात करें तो उल्लिखित समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता, ये सब इसके प्रमुख अंश हैं, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। रैम एक जो है वॉलेटाइल मेमोरी है। रैम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। रोम में संग्रहित डेटा विद्युत आपूर्ति बंद होने पर भी सुरक्षित रहता है। अब आपको बताना केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका एक और दो दोनों। हाँ भैया ध्यान देना, यहाँ पर जो सही विकल्प है वो एक दो दोनों है आपका। कहने का मतलब है कि रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक अस्थिर यानी अस्थायी मेमोरी है।
अर्थात ये जो है बिजली मतलब बंद होते ही इसमें संग्रहित जो डाटा है वो क्या होता है, वो निपट जाता है। ठीक है, ये रैम। अगर हम रोम की बात करें तो रीड ओनली मेमोरी, ये जो है गैर अस्थिर यानी अस्थायी मेमोरी है। अगर हम बात करें इसमें डेटा जो है विद्युत आपूर्ति होने के बाद भी सुरक्षित रहती है, यानी डेटा इसमें सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। अगर हम बात करें रोम में सामान्यतः BIOS यानी बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम क्या है अथवा फर्मवेयर संग्रहित रहता है, जो कंप्यूटर की बूटिंग प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भैया। चलो आगे देख लेते हैं। यहाँ पर किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद, अनुच्छेद 170, 169, 168, 167। ठीक है, चलो भाई यहाँ पर देखो, आपको बताना है सही विकल्प। सही विकल्प है भैया आपका बी 169। हाँ, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 169 में क्या कहा गया है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में इसका वर्णन किया गया है। अब हम 168 की बात करें तो ये राज्य की विधायिका में राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषद की बात की गई है। 69 में ये है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के अनुसार जो है निम्नलिखित में से किस पर विशेष बल दिया गया है, केवल वार्षिक परीक्षा पर, रटने की पद्धति पर, दक्षता आधारित एवं अनुभवात्मक अधिगम, केवल बोर्ड परीक्षा पर। अब बताओ यहाँ पर किस पर ज़्यादा जोर दिया गया है। NEP 2020 आपके सिलेबस का पार्ट है और इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे NEP। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो है आपका दक्षता आधारित एवं अनुभवात्मक अनुभव। ठीक है, यहाँ पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 को, तो 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित होकर के जो है ये पारित हुआ था। और यह 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि जिसका संशोधन 1992 में हुआ था, उसके जगह पर इसको स्थापित किया गया। और इसमें विद्यालय शिक्षा में 5+3+3+4 यानी 5+3+3+4 यानी ये आप इस मॉडल को अपनाया गया, जो कि 3 से 18 वर्ष आयु के वर्ग के बीच के बच्चों के लिए है। ठीक है, नीति में दक्षता आधारित अधिगम, अनुभवात्मक अधिगम और आलोचनात्मक चिंतन, जिज्ञासा आधारित अधिगम एवं बहुविषयक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। ठीक है, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? थारू जनजाति। ठीक है, बिहार तथा मध्य प्रदेश, झारखंड तथा बिहार, छत्तीसगढ़ तथा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश। तो भाई बताओ यहाँ पर सही विकल्प। सही विकल्प है आपका उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश। हाँ, थारू जनजाति उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। मुख्य रूप से अगर हम इसके क्षेत्र की बात करें तो नैनीताल से लेकर गोरखपुर तक इसका तराई क्षेत्र फैला हुआ है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो है वंश की, तो ये किरात वंश से संबंध रखते हैं। ठीक है, विशेषता की अगर हम इनकी बात करें तो संयुक्त परिवार इनकी प्रथा है और कुछ परिवारों में 500 तक लोग जो है रहते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही नहीं है? ठीक है, कौंध जो कि उड़ीसा और टोंड असम, गोंड आंध्र प्रदेश, मुंडा झारखंड, तो ये जनजातियां हैं भाई। अब आपको बताना है कि कौन सी जनजाति मतलब सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखें तो जो सही विकल्प है तो वो है आपका बी, जो कि टोडा जनजाति की अगर बात की जाए तो जो कि असम बताया जा रहा है। टोडा भैया तमिलनाडु में, कहाँ पर है? टोडा जो है ये तमिलनाडु में। ठीक है, एक बात फिर से समझिएगा, कौंध जो कहाँ पर है? उड़ीसा में है। टोडा की अगर हम बात करें तो टोडा भैया तमिलनाडु में। गोंड की बात करें तो आंध्र प्रदेश में। मुंडा की बात करें तो झारखंड में। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये जनजातियां आपसे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा जो है प्रदर्शनी एशिया 2025 का, ठीक है, IMDEX एशिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? सिंगापुर, विशाखापट्टनम, बैंकॉक और कोलंबो में। इसका कहाँ आयोजन किया गया है ये आपको बताना है। ये आपके करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका सिंगापुर। जी हाँ, 6 से 8 मई 2025 अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी यानी IMDEX एशिया 2025 का आयोजन चांगी प्रदर्शनी केंद्र सिंगापुर में किया गया था। यह जो है एशिया प्रशांत क्षेत्र की अग्रणी नौसेना व समुद्री रक्षा प्रदर्शनी है। ठीक है, इसमें भारतीय नौसेना का जहाज INS
किल्टॉन ने भाग लिया था इसमें। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ करता है? देखिए यहाँ पर एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन और माल्टेज। तो जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका पेप्सिन। जी हाँ, क्या है? पेप्सिन। अगर हम पेप्सिन की बात करें तो पेप्सिन जो है प्रोटीन पाचन का प्रमुख जो है पहला प्रमुख एंजाइम होता है जो अमाशय में काम करता है। कहाँ पर काम करता है? अमाशय में। इसका जो स्राव है वो पेप्सिनोजन के रूप में गैस्ट्रिक ग्रंथियों के द्वारा किया जाता है। तो इतना आप इस क्वेश्चन संबंधित जानते रहें। आगे देख लेते हैं भाई अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण है? ठीक है, गूगल ड्राइव, MS पॉइंट और नोटपैड। ठीक है, तो यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है भैया वो है गूगल ड्राइव। हाँ भैया, क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसी तकनीकी है जिसमें डेटा एवं सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर स्थित दूरस्थ सर्वरों पर संग्रहित एवं संचालित किए जाते हैं। गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स एवं जो है आई क्लाउड या क्लाउड स्टोरेज के प्रमुख उदाहरण हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट उपलब्ध होने पर डेटा को कहीं से जो है कहीं से भी और किसी भी डिवाइस में एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, क्लाउड स्टोरेज से डेटा बैकअप और फाइल शेयरिंग एवं रियल टाइम सहयोग को सरल हो जाता है, सहयोग सरल हो जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी है? पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता, मध्य व्यवधान, पारिस्थितिक तंत्र की आयु, पोषक स्तर की कम संख्या। ठीक है, अब यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है पोषण स्तरों की कम संख्या। पारिस्थितिक तंत्र की आयु, मध्य व्यवधान और पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता इत्यादि कारक जो पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है, तो ये आप समझते रहें इतना यहाँ पर। और आप सब जानते हैं कि पोषण स्तरों की संख्या कम होने पर पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता में कमी होती है। अगर हम बात करें यहाँ पर जैव विविधता दिवस की तो कब मनाया जाता है भैया? बताएं कमेंट में। 22 मई को, जो किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। वैश्विक उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? तो यहाँ पर जैसा देख ही सकते हैं किसकी बढ़ रही है? चक्रवात की। केवल चक्रवातों की, केवल तूफानों की, केवल बवंडरों की उपरोक्त सभी की। तो इसमें अब आप इसके अनुसार से आंसर करिए। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा भैया? उपरोक्त सभी की। जी हाँ, अगर देखें तो ये चक्रवात का भले है लेकिन कारण क्या है? तूफान और बवंडर इसके प्रमुख कारण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको समझें। सौरमंडल में पृथ्वी की सतह के करीब के वातावरण के औसत तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तापन कहा जाता है, यानी ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इसका कारण वैश्विक जलवायु प्रतिरूप में परिवर्तन देखा गया है, जैसे समुद्र स्तर में वृद्धि, प्रचंड तूफान और बर्फ एवं हिम में कमी, वर्षा एवं जो है हिमपात के पैटर्न में बदलाव और चक्रवात व बवंडरों की बारंबारता व प्रचंडता में वृद्धि। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती है? प्रगामी एवं अनुदैर्घ्य, प्रगामी एवं अनुप्रस्थ, प्रगामी एवं अनुदैर्घ्य, अप्रगामी एवं अनुदैर्घ्य, अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ। तो भैया आप बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ। एक सितार में अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। ठीक है, यह तरंग संचरण के दौरान माध्यम के घटक तरंग की दिशा में लंबवत कंपन करें अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोस, तनावयुक्त और डोरियों व द्रव की सतह पर उत्पन्न होता है। ठीक है भैया, चलो निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन यानी न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? यूरेनियम का, थोरियम का, कैल्शियम का, प्लूटोनियम का। ठीक है, चलो अब देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है कैल्शियम का। हाँ, यूरेनियम, थोरियम एवं प्लूटोनियम जो कि क्या है? नाभिकीय ईंधन है। लेकिन ये जो है कैल्शियम जो है आपका क्या है? कैल्शियम प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। कैल्शियम हड्डियाँ, अंडे की छिलकी व शंख आदि में पाया जाता है। यह एक गैर रेडियो सक्रिय तत्व है, इसलिए नाभिकीय ईंधन के रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। चलो भाई, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है 1%, 5%, 0%, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बात हो रही है जर्मन सिल्वर की। तो जर्मन सिल्वर देखिए यहाँ पर आपको बताना है सही विकल्प। तो सही विकल्प है भैया इस जो है यहाँ पर 0%। क्या है? 0%। जर्मन सिल्वर यानी तांबा जिसमें 60% और जस्ता जिसमें 20%, निकेल 20%। इसमें चांदी की मात्रा नहीं होती है। ठीक है भैया,
नाम के लिए ही जर्मन सिल्वर दिया। दो न्यूट्रॉन के बीच की खाई को कहते हैं क्या? एक्सॉन, जो है डेंड्राइट, साइनेक्स और एम्पल। तो भैया बताओ यहाँ पर सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है आपका सी, साइनेप्स। क्या है? साइनेप्स। दो न्यूरॉन के बीच की खाई साइनेप्स, ठीक है, इसे न्यूरोनल जंक्शन भी कहा जाता है। क्या? न्यूरोनल जंक्शन भी कहा जाता है। यहीं से सूचना एक न्यूरॉन से दूसरे तक जाती है, ठीक है। न्यूरॉन और मांसपेशी कोशिकाओं के बीच का अंतर स्नायु पेशीय जोड़ की वजह से होता है। आगे देखिए भाई अगला क्वेश्चन, शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग, यानी द डिजीज काज बाय द डिफिशियंसी ऑफ आयरन इनसाइड द बॉडी, बढ़ांधता, रतौंधी, रक्तहीनता, तपेदिक। तो ये आंसर आपको पता होना चाहिए भैया। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है रक्तहीनता। जी हाँ, क्या है? जो है एनीमिया। क्या है? एनीमिया। लौह की कमी यानी रक्त क्षीणता, एनीमिया। शरीर में प्रतिदिन आवश्यक होता है कितना? 12 मिलीग्राम जो हीमोग्लोबिन की आवश्यकता होती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें इनके जो स्रोत होते हैं वो मांस हो गए, अंडे हो गए, फलियाँ हो गए, अनाज, हरी सब्जियाँ, ये सब है, ठीक है। लौह हीमोग्लोबिन व साइटोक्रोम की बात करें तो जो है एंजाइम का ये प्रमुख घटक है। और अन्य रोग जैसे बढ़ांधता है, ये आनुवांशिक रोग होता है भैया। रतौंधी की बात करें तो विटामिन ए की कमी से होता है। तपेदिक की बात करें तो ये जो है संक्रामक जीवाणु रोग है। आगे बढ़ते भाई अगला क्वेश्चन, उस विश्व प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने लगभग 3 दशक तक लकवा ग्रसित होते हुए भी शून्य गुरुत्वाकर्षण की उड़ान फ्लाइट 2007 में की थी, ठीक है। तो स्टीफन हॉकिंग, जेरी से, अब्दुल सलीम और मोहम्मद एल राडेर। तो अब देखो यहाँ पर भाई जो सही विकल्प होगा वो क्या है? सही विकल्प है आपका स्टीफन हॉकिंस। हाँ, स्टीफन हॉकिंस ब्रिटिश अंतरिक्ष वैज्ञानिक है, ठीक है। इन्होंने अगर इनके योगदान की बात करें तो इन्होंने ब्लैक होल व बिग बैंग जो सिद्धांत थे उसको इन्होंने समझाया, ठीक है। और प्रसिद्ध इनकी पुस्तक थी ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, इन्होंने लिखा था इस पुस्तक का नाम। और 2007 में उन्हें लकवा ग्रसित होने के बावजूद भी उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की उड़ान की थी। अगला क्वेश्चन देखो, सूचना का राजपथ कहते हैं ईमेल को, पेजर को, सेल्यूलर फोन को और इंटरनेट को, ठीक है। तो आप इसमें अपना सही आंसर बताएं भाई। यहाँ पर देखिए भाई जो सही विकल्प है वो है इंटरनेट। जी हाँ, अगर हम बात करें इंटरनेट को सूचना का राजपथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूचना का राजपथ। और 1969 में 1969 में जो है अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा इसका आविष्कार किया गया। यह वैश्विक नेटवर्क है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट पर आधारित होता है, यानी आईपीएस पर, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों को सर्वाधिक साख प्रदान करती है? सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक, संयुक्त रूप से सहकारी एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है। तो यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका वाणिज्यिक बैंक, यानी सही विकल्प है सी आंसर। भारत में सर्वाधिक कृषि साख वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। चलो भाई आगे देखते हैं। भारत में सनराइज उद्योग से क्या तात्पर्य है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, भारी उद्योग, कृषि निर्यात उद्योग, वस्त्र एवं परिधान उद्योग। सनराइज, ठीक है। आपको यहाँ पर नाम से ही पता है कि सही विकल्प क्या है भाई। यहाँ पर देखें सनराइज इलेक्ट्रॉनिक उद्योग संबंधित, यहाँ पर आप देख सकते हैं सनराइज यानी उभरते हुए उद्योग, जिसमें शामिल है सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, स्वास्थ्य और चिकित्सा, ज्ञान आधारित उद्योग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है संसाधनों का समुचित उपयोग, उत्पादकता में वृद्धि, कुशलता में विकास, उपरोक्त सभी। तो देखो भाई यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है उपरोक्त सभी। हाँ, मानव पूंजी में निवेश से संसाधनों का समुचित प्रयोग और उत्पादकता में वृद्धि और कुशलता में विकास इसका प्रमुख जो है कारण है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये तीनों आपका सही हो जाएंगे, इसलिए ये आपका आंसर सही माना गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर इंपॉर्टेंट उन क्वेश्चन को देखा जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई सुझाव हो कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर जरूर करिएगा। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।